हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ बायो की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डबल फर्टिलाइजेशन और जो ट्रिपल फ्यूजन की जो इंसिडेंट है उसके बारे में जानकारी ले ली थी। यानी फर्टिलाइजेशन हो चुका था और जो डबल फर्टिलाइजेशन में हमने देखा एक फर्टिलाइजेशन जब हुआ तो उससे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जिससे आगे चलकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। और जो दूसरा जो फर्टिलाइजेशन हुआ था उसमें आपने देखा कि सेकेंडरी जो न्यूक्लियस है वो एक मेल गेमेट से जो फ्यूज होगा तो उससे प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, जो बाद में एंडोस्पर्म का यानी भ्रूणपोष का निर्माण करता है, जो डेवलपिंग जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। आज का जो अपना जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, या जिसे हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद में बने हुए जायगोट से और भ्रूण तक के बनने के जितने भी इंसिडेंट होते हैं उन सभी को जो एक नाम दिया गया है, उन सभी इंसिडेंट्स को भ्रूणोद्भव या हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। यानी जायगोट से एम्ब्रियो तक के समस्त घटनाक्रम को हम भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस कह सकते हैं। अब भ्रूणीय परिवर्तन की जब बात करें तो भ्रूणीय परिवर्तन के बारे में सबसे पहले जो बताने का जो श्रेय जाता है वह हेंस्टीन को जाता है 1814 में। उन्होंने क्रूसीफेरी जो फैमिली है उसका जो डाइकोट जो प्लांट जो होता है उसका द्विबीजपत्री पादप है जिसे हम कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस कहते हैं, उसमें सबसे पहले भ्रूण के परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया। यानी कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस जो क्रूसीफेरी कुल का जो पादप है, द्विबीजपत्री पादप है, उसमें हेंस्टीन ने सबसे पहले भ्रूणीय परिवर्तन के बारे में जानकारी दी। या ये कहूं कि एम्ब्रियोजेनेसिस के में होने वाले जितने भी घटनाक्रम हैं उन सभी के बारे में जानकारी दी गई। अब जब बात करते हैं कि हमने जो वहीं से शुरू करते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान आपने देखा कि एक मेल गेमेट और अंड जो समुचित है एग अपार्टस जो था उसकी एग सेल के साथ फ्यूज्ड होकर एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जाइगोट का फॉर्मेशन कर लिया था। जब जाइगोट बना तो उसमें एक्चुअली आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो जाइगोट जो है एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है। इसमें जो पहली बात जो होगी ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, यानी अनुप्रस्थ विभाजन होगा। और उस अनुप्रस्थ विभाजन के परिणाम स्वरूप दो प्रकार की कोशिकाएं बनेंगी। एक तो ऊपर यहाँ एक छोटी कोशिका और एक बड़ी कोशिका का निर्माण होगा। ये ऊपर की जो कोशिका होती है इसे एपिकल सेल कहते हैं, एपिकल सेल या शीर्षस्थ कोशिका। और ये आपको जो नजर आ रही है नीचे की ओर इसे बेसल सेल या आधारी कोशिका के नाम से जाना जाता है। ये जो एपिकल जो सेल है ये सेलेजा वाले भाग की ओर होती है, यानी निभाग की ओर होगी। और जबकि बेसल जो सेल है वो आप देखेंगे कि माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार की ओर स्थित होती है। एपिकल जो सेल्स होती है उसमें आगे होने वाला जो डिवीजन है वो सारे के सारे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होते हैं, जबकि हम बेसल सेल की बात करें इसमें होने वाले सारे जो डिवीजन होंगे ट्रांसवर्स फॉर्म में होंगे। सबसे पहले जो बात करें हम एपिकल सेल की, जो एपिकल सेल में जो है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा, जिसकी वजह से जैसे ये एक सेल है इससे दो सेल्स बनेंगी। इन दो सेल्स में फिर परपेंडिकुलर डिवीजन होगा जिससे चार सेल बन जाएंगी, यानी ये बेसल सेल है और इससे चार सेल बन जाएंगी। इस प्रकार से ये चार सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो चार सेल जो बनती हैं इसे क्वाड्रेंट कहा जाता है, क्वाड्रेंट या हम चतुष्टांशक भी कह सकते हैं। इन क्वाड्रेंट सेल्स में वापस प्रत्येक सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन होगा वापस से, जिससे 8 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। इन 4 से 8 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा जिसे ऑक्टेट कहेंगे। जो ऑक्टेट बन जाएगा उस ऑक्टेट में प्रत्येक जो 8 जो कोशिकाएं हैं उनमें आप देखेंगे कि पेरिक्लिनिकल जो डिवीजन है परिणत विभाजन होंगे जिनसे 16 कोशिकाओं का निर्माण होगा। ये जो 16 कोशिकाएं जो बनेगी आप देखेंगे कि इस 16 कोशिकाओं में 8 जो कोशिकाएं हैं वो तो बाहर की ओर व्यवस्थित हो जाएंगी और बाहर व्यवस्थित होकर डर्मेटोजन का, किसका फॉर्मेशन करेंगी, डर्मेटोजन का।
और जो अंदर की और जो 8 जो सेल्स हैं वो इनर लेयर का फॉर्मेशन है करेंगे। बाहर की ओर जो स्थित होंगी कोशिकाएं वो तो डर्मेटोजन होंगी, और जबकि अंदर की ओर जो होंगे इनर लेयर का निर्माण करेंगी। और ये जो डर्मेटोजन की जो सेल्स होती हैं ये बाद में आगे चलकर एपिडर्मिस का फॉर्मेशन कर लेगी। अब बात करते हैं कि इनर जो लेयर होती है ये किसका फॉर्मेशन करेगी, ये हाइपोकोटाइल का, कोटिलिडन्स के जो ग्राउंड जो मेरिस्टेम है उनका, और जो साथ साथ में जो प्रोकेम्बियल जो सिस्टम जो होता है, प्राक एधा जो तंत्र होता है उसका निर्माण कर लेगा। यानी जो 8 जो कोशिकाएं जो बाहर की ओर थी जो डर्मेटोजन है वो बाद में एपिडर्मिस बनाएंगी, और जो इनर वाली जो सेल्स जो होती हैं इनर लेयर की वो बाद में हाइपोकोटाइल है, कोटिलिडन के जो ग्राउंड मेरिस्टेम है, प्रोकेम्बियल जो सिस्टम जो होते हैं उन सभी का बाद में निर्माण कर लेगी। अब बात करते हैं बेसल सेल की। जो बेसल जो सेल जो होती है जो माइक्रोपाइल की ओर से ट्रांसफर डिवीजन होगा उसमें लगातार डिवीजन होते जाएंगे, और से 7 से 10 जो कोशिका लंबा एक सस्पेंसर का निर्माण जिसे निलंबक कहते हैं, और इस सस्पेंसर के आगे एक बड़ी सी सेल्स होगी जिसे हाइपोफाइसिस या अधिश्लेषण का भी कहते हैं। ये जो हाइपोफाइसिस जो होता है इससे बाद में रेडिकल का, और या ये कहूं कि इस रेडिकल से बाद में रूट सिस्टम का क्या होता है फॉर्मेशन हो जाता है। बात करते हैं आगे कि जो इसके अलावा जो बात करें कि जो एपिकल जो सेल्स जो होती हैं उसमें लगातार डिवीजन होगा। इसकी वजह से क्या होगा कि जो एम्ब्रियो जो होता है शुरुआत में देखेंगे तो राउंड शेप्ड होता है, फिर आप बात करेंगे कि ये राउंड शेप्ड हो जाने के बाद में ये हार्ट शेप्ड भी हो जाता है, ऐसे हार्ट शेप्ड हो जाएगा। उसके में आप देखेंगे कि धीरे धीरे इसमें जो है दो जो है कोटिलिडन का फॉर्मेशन होगा, जिसके बीच में आपको प्लूम्यूल नजर आएगा। एक्चुअली जो प्लूम्यूल जो होता है वो आप देखिए उससे बनता कैसे है, क्योंकि आप देखेंगे इसका एम्ब्रियोज एक्सिस होता है, इसमें कोटिलिडन के ऊपर वाला जो पोर्शन जो होगा उसे तो एपिकोटाइल कहते हैं जिससे प्लूम्यूल का फॉर्मेशन होता है, और जबकि जो कोटिलिडन के नीचे वाला जो पोर्शन होता है एम्ब्रियो एक्सिस का उसे हाइपोकोटाइल का निर्माण होता है, जो बाद में रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा जिससे रूट सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे इसमें कि एक्चुअली क्या होगा कि जो डाइकोट्स होते हैं उसमें आप देखेंगे कि इस प्रकार से दो जो है कोटिलिडन्स हैं, यानी बीज पत्र आपको नजर आएंगे, दो बीज पत्र आपको नजर आएंगे, और उसके बीच में जो होता है वो प्लूम्यूल होता है यानी प्रांकुर होता है, जिससे सूट सिस्टम का यानी ये कहूंगी पर्वतंत्र का निर्माण होगा। जबकि नीचे की ओर जो है हाइपोफाइसिस वाला उससे बाद में रेडिकल, और रेडिकल से बाद में रूट सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाएगा। बात करते हैं जो मोनोकोट्स की जो बात करते हैं एक बीजपत्री की, उनमें जो प्लूम्यूल होता है वो लेटरली सिचुएशन होती है यानी पार्श्व रूप से वो व्यवस्थित रहता है, जबकि आप द्विबीजपत्री की बात करें कि वो जो है शीर्षस्थ रहता है और बीजपत्र है वो पार्श्व रूप से व्यवस्थित रहते हैं। जब इनका अंकुरण होगा जब आप देखेंगे कि जो प्लूम्यूल से बाद में सूट सिस्टम बन जाएगा, और जबकि रेडिकल से है वो रूट सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे कंप्लीट एम्ब्रियो का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। तो कहने मतलब इस प्रकार से आप देखेंगे कि किस प्रकार से एक जो जायगोट है उससे कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, और उसी से बाद में जब उनके जर्मिनेशन से आप देखेंगे सीड के जर्मिनेशन से इसी एम्ब्रियो से सूट सिस्टम और रूट सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से जायगोट में से एपिकल सेल और बेसल सेल बनी, और एपिकल सेल में आपने देखा कि डिवीजन हुए तो 2 से 4 जैसे क्वाड्रेंट बना, फिर ऑक्टेंट बना, उससे फिर 16 सेल्स बनी, जिसे 8 जो बाहर की तरफ थी वो डर्मेटोजन थी जो एपिडर्मिस का फॉर्मेशन कर लिया, और जो अंदर की जो इनर लेयर की सेल्स थी वो हाइपोकोटाइल है, कोटिलिडन्स के ग्राउंड मेरिस्टेम है, और इसके अलावा आप जो प्रोकेम्बियल जो सिस्टम है उसका फॉर्मेशन कर लिया जाता है। इस प्रकार से बाद में आप देखते हैं कि आगे भी डिवीजन जारी रहेगा। एम्ब्रियो है राउंड शेप से हार्ट शेप्ड हो जाएगा, कोटिलिडन्स है वो बन जाएंगे, सेंटर में प्लूम्यूल रहेगा जिससे बाद में सूट सिस्टम बन जाएगा, और रेडिकल जो हाइपोफाइसिस से बना था जो एक्चुअली बेसल सेल के हाइपोफाइसिस से बना था उससे बाद में रूट सिस्टम का फॉर्मेशन हो
जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा ये जो कंप्लीट जो आपने देखा जाइगोट से एम्ब्रियो तक की बनने की समझ तो घटनाक्रम जिसे एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, वो सारे इंसिडेंट हमने देखे। थैंक यू।